वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के सामने रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए आप लोगों के बीच में सीट नंबर 1 वॉल्यूम 2 का लेके आऊँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। इससे पहले देखे होंगे वॉल्यूम 1 का मैं पूरे के पूरे 30 सेट को अपलोड कर चुका हूँ। अब मेरा नेक्स्ट प्रोसेस होगा आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अपलोड करना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को फ्रेंड दिख रहा है, बोर्ड मास का क्वेश्चन आ चुका है। तो अल्टीमेटली बोर्ड मास आप लोग पढ़े होंगे, तो इसको फ्रेंड्स आप लोगों को खुद से सॉल्व करना होगा। बोर्ड मास का तरीका है। वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता, देखिए सबसे पहले आप लोगों को मिक्स फ्रैक्शन दिया है, इसको फ्रैक्शन के रूप में बदलिएगा आप लोग। तो 5 3 15, 15 1 क्या होगा 16। तो 16/5 आ गया इंटू 4 दूनी 8 3 11, 11/4 आ गया। यहाँ पे डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 3/11 आ गया। अब ये ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए आप लोग। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे 11/5 आ गया। क्लियर है। यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 5 1 5 और 2 7, 7/5 यानी कि 5/7 करेंगे। का के यहाँ पे इंटू करेंगे 7 1 3 यानी कि 10/7 कर देंगे। माइनस यहाँ पे कीजिएगा 3 2 6 7/3 आ गया। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं, यानी फिर ये जो मैं इक्वेशन ला दी हूँ, अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लोग 11 कैंसिल हो गए। 4 का टेबल में 16 आता है 4 टाइम्स में। 4 3 जा होता है 12। तो 12/5 सबसे पहले यहाँ पे आ गया आप लोग का। क्लियर है। अब इसके बाद आप लोग देखिएगा इसको पूरे का पूरे सॉल्व करना। 5 5 कैंसिल हो गया तो प्लस करेंगे। यहाँ पे देखिएगा 11/7 आ गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। अरे भाई 11/7 आ गया। अब आप लोग के बीच में यहाँ पे लिख रहा था मल्टीप्लाई के रूप में, तो यहाँ पे देखिए तो माइनस में हो जाएगा आप लोग का, है ना। तो यहाँ पे करेंगे तो 7/3 आएगा, -7/3 आएगा। अब इसको पूरे के पूरे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं, यानी जो आप लोग का बोर्ड मास का प्रोसेस था, तो इसको हाँ फ्रेंड्स, तो इसको पूरे का पूरे अगर आप लोग सॉल्व कीजिए तो आंसर जो आप लोग के बीच में आएगा फ्रैक्शन के रूप में आएगा 7/6 आएगा। क्लियर। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में बदलते हैं तो 1 1 देखिए इस टाइप से आप लोगों को करना पड़ेगा। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। ये आप लोगों का शुरुआत था। अभी और आप लोगों को क्वेश्चन में बताऊंगा। पूरे 100 क्वेश्चन के साथ में जुड़े रहिए। आप लोग को मैं सारे क्वेश्चन को मैं डील करूँगा। आप लोग प्रोसेस देखिए, आप लोग को काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। एक कार 1 घंटे में पहले 1/4 भाग के 20 किलोमीटर, दूसरे 1/4 भाग में 25 किलोमीटर तथा तीसरे 1/4 भाग में 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल ज्ञात करें। फ्रेंड्स आप लोग को जब भी औसत चाल निकालने के लिए बोलते हैं, आप लोग क्या करें, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले कुल दूरी देखें। तो पहला के लिए आप लोग को 20 किलोमीटर लिख रहा, अगेन आप लोग का 25 लिख रहा, अगेन आप लोग का 15 लिख रहा। कुल दूरी बता कुल समय। तो समय इक्वल टू होता है आप लोग देखिए पहले 1 घंटे का 1/4, तो पहले 1 घंटे का 1/4 यानी 1/4 आ गया। सेकेंड भी लिख रहा आप लोग का, दूसरे का 1/4 भाग यानी 1/4। थर्ड का भी आप लोग लिख रहे हैं 1/4। आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा तो अल्टीमेटली ये 60 आएगा। ऐड करने पे ये आप लोग को जो फ्रैक्शन में तो यहाँ पे 4 लिख दीजिएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इससे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो आप लोग बीच में आएगा 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड राइट आंसर करेंगे तो 80 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर जाएंगे तो बी को क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक 6a बराबर कॉसेक a -29 डिग्री। तो 2a न्यून कोण है तो एंगल a का वैल्यू निकालना। सबसे पहले इस टाइप से में रहेगा। तो आप लोग क्या कीजिए 90 - a बराबर देखिए सेक 90 - a इक्वल टू कॉसेक होता है। अब यहाँ पे देखिए कॉसेक को कैंसिल कर देंगे तो अल्टीमेटली आप लोग बीच में क्या बचा, a -29 डिग्री बच रहा। अब क्या करेंगे -6a को हम लोग a से मिला देंगे। तो यहाँ पे दोनों को साथ के यहाँ पे आप लोग को -29 था, प्लस माइनस कर देंगे यहाँ पे। और आप लोग सॉल्व करें तो -7a इक्वल टू आएगा -119 आ रहा। ये कैंसिल कर दें तो a का जो वैल्यू आप लोग के बीच में आएगा 119 को 7 से भागा देंगे तो फ्रेंड्स 17 आएगा। क्या आएगा 17। तो राइट आंसर आएगा 17 डिग्री। तो फ्रेंड्स राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। एक शंक्वाकार तंबू बनाने में कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, जिसके आधार की त्रिज्या 21 मीटर और ऊंचाई 28 मीटर है और कपड़े की चौड़ाई 5 मीटर। सबसे पहले अगर देखिए एक मान लीजिए कपड़ा है तो इसकी चौड़ाई लिख रहा है तो लेंथ भी होगा, यानी कि आप लोग को क्या करना है इसमें सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल को इक्वल करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कर्व सरफेस एरिया आप लोग निकालिएगा तो पाई RL होता है। यहाँ पे R यानी रेडियस का वैल्यू 21 सेंटीमीटर लिख रहा, वही हाइट का वैल्यू लिख रहा है 28 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो L निकालेंगे तो L का फार्मूला तो √L² + h² + r²। तो h का वैल्यू देखें 28 है, 28 का स्क्वायर क्या होता है अल्टीमेटली आप लोग पढ़े होंगे 784 होता है। 21 का होता है 441 होता है। इसको अगर आप लोग सम करते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग बीच में 1225 बचेगा। क्लियर है। अब इसको भी हम लोग निकालते हैं तो 35 मीटर आएगा। क्या आएगा 35 मीटर आएगा। अब क्या करेंगे दोनों को सॉल्व करें, दोनों को इक्वल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग को पता है
कपड़ा का क्षेत्रफल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, तो ब्रेथ का वैल्यू 5 लिख रहा था। अब यहाँ पे लिखेंगे पाई आर, तो पाई दे देंगे, आर का वैल्यू आप लोगों के बीच में 21 लिख रहा था और एल का वैल्यू 35 लिख रहा था। 7 का टेबल में ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब देखते हैं कैंसिल क्या करना। 5 का टेबल में ये आप लोग का 7 टाइम्स आएगा, क्लियर है। तो एल का वैल्यू अगर निकालिएगा तो 22 इंटू 3 करेंगे इंटू 7 करेंगे। अब आप लोग सॉल्व करिए, तो एल का वैल्यू करेंगे तो यहाँ पे पूरे का सॉल्व करें तो 462 आएगा। क्या आएगा, 462 मीटर इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर करेंगे 462 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग सीखिएगा, बहुत ही अच्छा तरीके से मैं बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, JKL एक कार्य को 30, 36 और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने साथ मिलकर कार्य को आरंभ किया, परंतु 9 दिन के बाद जे ने कार्य छोड़ दिया तथा के ने कार्य पूरा होने के 9 दिन पूर्व कार्य छोड़ दिया। एल ने शेष कार्य अकेले ही पूरा किया, तो कुल कार्य कितना दिन में पूरा होगा। कुछ नहीं करना। देखिए, सबसे पहले जे है, फिर आप लोग के सामने के था और ये एल था। देखिए, जे किसी कार्य को 30 डेज में पूरा कर रहा, एल आप लोग का के लिख रहा 36 में और एल आप लोग को लिखा 45 डेज में। फ्रेंड्स, हम लोग क्या करें, यहाँ से रेशियो निकालेंगे, तो टोटल का वर्क आप लोग का आ गया 180 आ गया, क्लियर है। अब क्या करें, इफिशियंसी निकालेंगे, तो 30 का इफिशियंसी निकालेंगे तो आप लोग यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। कुल ये कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। इसके लिए क्या कीजिए, देखिए आप लोग को डेज निकालना ना, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क कितना था, तो देखिए थोड़ा सा रेड से लिखते ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो टोटल 180 था। अब देखिएगा, सबसे पहले कंडीशन लिख रहा, तीनों मिलकर साथ ही शुरू किया, परंतु 9 दिन के बाद जे ने कार्य छोड़ दिया, तो छोड़ देगा जब भी तो माइनस कर दीजिएगा। तो जे का एफिशिएंसी कितना था, 6 का था। कितने दिन वर्क किया, 9 दिन, यहाँ पे कर देंगे। फिर के ने कार्य पूरा होने के 9 दिन पूर्व जब भी बोलेंगे तो प्लस कीजिए, कितना, 9 दिन। अब जे के का एफिशिएंसी बताइए, के का एफिशिएंसी 5 लिख रहा है, ये कर देंगे, यहाँ तक कर देंगे। तो बोला एल ने शेष कार्य को कितना दिन में पूरा किया, तो यहाँ पे ये कर देंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखिए, ये 6 को हटा देंगे क्योंकि ये पहले छोड़ दिया था, तो 5 और 4 को ऐड कर देंगे, तो 5 4 क्या होता है, 9। अब इसे 9 से डिवाइड कर देंगे। अब हम लोग इसको अगर पूरे का पूरे सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, तो आप लोगों के बीच में एक कलर को चेंज कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए 180 माइनस, देखिए इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे 180 माइनस से ये आप लोग का 9 छक 54 हो गया, तो यहाँ पे -54 कर देंगे। अल्टीमेटली प्लस क्या लिखे, 9 पचे 45 बटा करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो इसको टोटल सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो आप लोगों के बीच में जो वैल्यू आएगा 171 आएगा। तो 171 को हम लोग क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। तो अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो राइट आंसर आएगा 19 आएगा। क्या आएगा, 19। तो इसका राइट आंसर वो कार्य को पूरा करने में लगा जो समय होगा 19 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर अगर जाते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 3500 रुपये को 20% और 20% के 2 क्रमिक छूट पर खरीदता है। यदि कुर्सी को 25,076 रुपये बेचता है तो लाभ परसेंट ज्ञात करना। देखिए, कुछ नहीं करना, सबसे पहले छूट पर बेचता है। देखिए यहाँ पे लोग क्या करेंगे, लाभ परसेंट निकालना है। सबसे पहले आप लोग देखिएगा, यहाँ पे क्या है, 20% और 20% 2 क्रमिक छूट करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए कंसेक्यूटिव डिस्काउंट है तो +20 कर देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 20 × 20 करेंगे, बाई क्या करेंगे, 100 करेंगे। यहाँ से आप लोग निकालिएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, 40 हो गया, यहाँ पे 40 - 4 करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को 36% बच रहा है। क्या बच रहा है, ये 36% बच रहा है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे निकाल दी। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 3500 को, यानी कि 3500 का 36% निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, मान लीजिए 36 था ना, ये 3500 था। देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3500 था, 3500 का हम लोग एक काम कीजिए, डायरेक्टली नहीं तो 36 निकाल दीजिए यहाँ पे, तो 36% निकालेंगे। तो फ्रेंड्स 0 0 कैंसिल हो गया। 35 को 35 से गुना करते हैं तो आप लोगों को पता है कितना आएगा, 1, यानी कि 1200। यहाँ पे अगर गुना करिए तो 1250 आएगा। फिर यहाँ पे आप लोग को गुना करना पड़ेगा। देखिए आप लोग एक और विधि से बताते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए ना, यहाँ पे देखिए टोटल अंकित मूल्य यानी 3500 है ना। तो 3500 को क्या करें, 20% डिस्काउंट करें, यानी 80%, यानी यहाँ पे कर देंगे। अगेन 80 बटा क्या करेंगे, 100 कर देंगे। यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व किए तो 2240 रुपये आएगा। कितना आएगा, 2240 रुपये। ये आप लोग को आ गया, क्लियर है। ये आप लोग को 2240 रुपये आ गया, यानी कुर्सी का क्रय मूल्य आ गया, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से विक्रय मूल्य देखेंगे। तो विक्रय मूल्य लिख रहा था आप लोग को 2576। आप देखिए यहाँ पे सीपी का वैल्यू हम जो लाए हैं अभी आप लोग देखोगे 2240 रुपये था, क्लियर है। वही एसपी की बात करना चाहते हैं, तो एसपी का जो वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग कितना लाए थे, 2576 लिख रहे हैं। अब दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो फ्रेंड दोनों का डिफरेंस आप लोगों का 336 लिख रहा है, और अल्टीमेटली सीपी का वैल्यू कितना था, 2240 था। 2240 कर देंगे इंटू 100 कर देंगे। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं टोटल आप लोग आएगा 15% आएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो 15%, जो कि ऑप्शन नंबर जाएंगे तो बी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। चलिए, एक कुट भाषा में रेस को भी
WGA के रूप में लिखा जाता और बैंक को FWRG के रूप में लिखा जाता। इसी कुछ भाषा में स्टेम को कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले अगर आप लोग रेस को लिखते, देखिए R में आप लोग का होता है 18 में 4 करेंगे तो V आएगा। A आप लोग देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे 4, A आप लोग का 27 में से 4 घटाएंगे तो 23 आएगा। लेकिन C में देखिए +4 -4 +4 -4 कर रहे हैं, स्टेम के लिए लिखना है। तो हम लोग S का होता है 19 में 4 करेंगे तो 20, देखिए STEM, तो 19 में 4 को ऐड करेंगे तो W आएगा। T होता है 20 में से 4 को माइनस करेंगे तो P आएगा। E होता है 5 यहाँ पे आप लोग ये कीजिए, E आएगा तो WPI यानी ऑप्शन नंबर A को क्लिक करेंगे। ये क्वेश्चन है, प्रीति बिंदु A से शुरू करती है और 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। देखिए मान ली प्रीति ये बिंदु ए से आया, 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, यहाँ से वह बाएं मुड़ती है, 9 किलोमीटर चलती है, तो बाएं मुड़ गए और 9 किलोमीटर चले गए। फिर वह अंतिम बार बाएं मुड़ती है और बी तक पहुँचने के लिए 7 किलोमीटर चलते हैं, तो यहाँ पे 7 किलोमीटर चल गया। अब लिख रहा प्रीति को बिंदु ए तक पहुंचने में कितना ड्राइव करना पड़ेगा, कितना दूरी? तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, यहाँ से आप लोग को यहाँ पे जाना है, तो अल्टीमेटली आप लोग को पता है कितना था, 9 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर तो चलना पड़ेगा। दिशा बोलेंगे तो ये पूर्व की ओर होगा, यानी यहाँ पे पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर होगा, तो 9 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। ये दर्पण प्रतिबिंब आ रहा, जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार MN को रखा जाता है तो आकृति का सही प्रतिबिंब बताना। फ्रेंड्स अगर आप लोग कीजिए, देखिए इसमें रूल होता है लेफ्ट को राइट कर दीजिएगा, राइट को लेफ्ट कर दिया, तो ये देखिए F स्टेप से लिख रहा था तो हम लोग F को स्टेप से कर देंगे, E को उल्टा कर देंगे, तो आई थिंक आप लोग इसको स्टेप से कर दीजिएगा, लेकिन A को स्टेप से कीजिएगा। 7 स्टेप से लिखा तो 7 को स्टेप से कर देंगे, क्लियर है। अब फिर आप लोग को 2 को करना है तो आप लोग स्टेप से 2 को कर सकते हैं, फिर आप लोग L को स्टेप से करना होगा, क्लियर है। तो स्टेप से अगर आप पूरा करते हैं तो 9 का अगर आप लोग कंसंट्रेट करके अगर माइंड को देखते हैं आप लोग, तो ऑप्शन नंबर अगर देखिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी आप लोग को नजर आएगा, क्या आएगा? बी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, इसमें आप लोग को देखना है कौन सा चिन्ह बदलने पर आप लोग का इक्वल आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर ट्राई करते हैं, तुक्का खेल जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी ट्राई करते हैं। देखिए सबसे पहले 10 है, 10 करें, यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे 63, और जहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब आप लोग को मैं बता दूंगा तुक्का मैं क्यों खेला इससे, फिर -80 कर देंगे, क्लियर। सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे देखिए 10 है इंटू 9 का 7 का टेबल में 63 आता है आप लोग का, 9 टाइम्स में प्लस 90 है -80, इसको सॉल्व कीजिए ना तो 10 9 90 प्लस क्या लिखेंगे 90 माइनस क्या करें 80, तो 90 क्या होता है 180, 180 में से 80 को घटाएंगे तो 100 बचेगा, क्या आएगा 100, तो फ्रेंड राइट आंसर 100 आएगा। अब देखिए अब आप लोग को माइंड में आ रहा है सर आप ये मल्टीप्लाई इंटू डिवाइड क्यों लिखे, देखिए इसलिए लिखे ना क्योंकि देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड का कॉम्बिनेशन था, अगर मल्टीप्लाई के यहाँ पे डिवाइड करते हैं ना तो डायरेक्टली आप लोग के कैंसिल हो जाता है, इस वजह से हम लोग ये किए, हमेशा ये रूल को अपनाइएगा। चलिए इसमें देखिए आप लोग को वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया, कुछ धाराएं नदियां हैं, तो चलिए कुछ धाराएं माना, देखिए माना कि कुछ धाराएं, ये देखिए मान लीजिए कुछ धाराएं हैं, कुछ धाराएं नदियां हैं, तो मान लीजिए ये नदी आप लोग का, ये आप लोग का नदी हो गया, फिर लिखा कुछ नदियां महासागर है, तो फ्रेंड्स ये आप लोग का महासागर है, तो ऑलमोस्टली मेरा नाम भी सागर है, तो ये आप लोग को मैं कर दिया हूँ, ठीक है महासागर है। अब यहाँ पे देखिए इसका कंक्लूजन में क्या लिख रहा, सबसे पहले लिख रहा कुछ धाराएं महासागर है, तो देखिए कुछ धाराएं का महासागर से कोई रिलेशन नहीं, तो कैंसिल कर देंगे, सभी नदियां महासागर, इसका भी कोई रिलेशन नहीं है, तो देखिएगा ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2 करता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो फ्रेंड्स हम लिखा 45 46 50 59 75, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले 45 से 46 में जाने के लिए क्या ऐड करेंगे, तो अल्टीमेटली 1 को ऐड कीजिए तो आ जाएगा, फिर 46 से 50 में क्या करेंगे +4 कर देंगे, फिर यहाँ पे देखिए 59 के लिए +9 करें, फिर यहाँ देखिए तो +16 आ रहा। अब अगला के लिए हम लोग करेंगे ना तो 16 25 को ऐड करेंगे, यानी 75 में हम लोग क्या करेंगे 25 को ऐड करेंगे, तो अल्टीमेटली आप लोगों के बीच क्या आ जाएगा 0 यानी 100 आएगा, तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए ऑपरेशन विजय, तो ऑपरेशन विजय जो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1999 में जो युद्ध हुआ था, आई थिंक कारगिल युद्ध के समय हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। इसके साथ साथ याद रखिए ऑपरेशन विजय का एक और नाम होता है आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये जो हुआ था यानी कि ऑपरेशन विजय के अनुसार ही 1961 में पुर्तगाली लोग को गोवा को छोड़ के गए थे, क्लियर, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखें, यानी 1961 में जो कि आप लोग को पता होगा 19 दिसंबर था शायद, हाँ 19 दिसंबर 1961 में पुर्तगाली लोग ऑपरेशन विजय के अनुसार गोवा को छोड़ के चले गए थे, क्लियर है, ये रहा, तो ये याद रखिएगा। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा, देखिए
26 जुलाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। तो फ्रेंड याद रखिए 26 जुलाई 1999 को 26 जुलाई 1999 को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अब इसमें मैं आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। पहला भारत पाकिस्तान युद्ध 1971। तो फ्रेंड्स याद रखिए पहला जो युद्ध हुआ था 3 से लेकर 16 दिसंबर 1971 के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसमें एक आप लोग को भी समझौता हुआ था, यानी एक ऑपरेशन चला था। उस ऑपरेशन का नाम था, आई थिंक मेरे माइंड में तो नहीं है, लेकिन एक चला था उसका नाम, आई थिंक इसे त्रिभुज था, शायद ऑपरेशन त्रिभुज था। क्लियर है। इसी के कारण आप लोग को बताना चाहता हूँ 16 दिसंबर को, यानी 16 दिसंबर को बांग्लादेश का गठन हुआ था, यानी बांग्लादेश का गठन हुआ था 1971 में हुआ था। क्लियर है। इंदिरा गांधी इसका मेन जन्मदाता थे। क्लियर है। अब देखिए बात करना चाहता हूँ 1971 में 47 में, तो अल्टीमेटली फिर 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। क्लियर है। और क्या, कुछ नहीं। 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। अगला 1965 में, तो फ्रेंड्स 1965 में मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, लेकिन उसका कोई नाम मुझे याद नहीं है। इसके साथ साथ याद रखिए 1965 के युद्ध के समापन के बाद तुरंत 10 जनवरी को, देखिए इंपॉर्टेंट है, 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था। ये भी क्वेश्चन आता है, ताशकंद समझौता हुआ था। और ताशकंद जो समझौता हुआ ये उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था, जिसमें ये आप लोग लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आयूब खान के बीच में हुआ था। क्लियर है। और ये आप लोग को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था, इस चीज़ को याद रखिएगा। और अभी करंट अफेयर के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ, अभी जस्ट आप लोग को पता होगा ऑपरेशन सिंदूर, देखिए ये ऑपरेशन सिंदूर चला है। देखिए ऑपरेशन आप लोग के बीच में सिंदूर चला है। अल्टीमेटली आप लोग ऑपरेशन सिंदूर पढ़े भी होंगे अच्छे से। देखिए ऑपरेशन सिंदूर कब चला आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए ऑपरेशन सिंदूर जो चला है फ्रेंड्स याद रखिए 7 मई को चला। क्या चला, ये 7 मई को चला था। ठीक है। ये पाकिस्तान के अगेंस्ट चला था। क्लियर, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। और 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उसमें आप लोगों का पुलवामा जो हुआ था ना, उसके बीच में जो चला था ऑपरेशन बंदर चला था। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो देखते हैं। अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए? तो ये जो लागू किया था जुलाई 1921 में, जुलाई 1921 में। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं कुछ इसके बारे में। सबसे पहले अखिल भारतीय खिलाफत समिति की घोषणा, देखिए सबसे पहले बात करना चाहते हैं खिलाफत समिति। तो फ्रेंड खिलाफत आंदोलन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। इसकी घोषणा हुआ था, ये चला था 1919 से लेकर 1922 के बीच में चला था। क्लियर है। अब इसी के बीच में तुर्की के सुल्तान के साथ सेबरी की संधि जो हुआ था वह 1920 में हुआ था। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा तुर्की के सुल्तान खलीफा पद के भी धारक होते थे। क्लियर है। चलिए और याद रखिए 17 अक्टूबर को खिलाफत दिवस भी मनाते हैं। समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र, सबसे पहले याद कीजिए भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट है। क्लियर है। बंगाल गजट है। किस संस्थापक कौन थे? तो ये J.S. हिक्की है। कौन है? J.A. हिक्की है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे। क्लियर है। और याद रखिएगा भारत में पहला समाचार पत्र 1776 में, भारत में पहला समाचार पत्र 1776 में विलियम वोट्स के द्वारा निकाला गया था। क्लियर है। बात करना चाहते देखिए बाल गंगाधर तिलक के बारे में, इनका 3 समाचार पत्र था। आई होप आप लोग पढ़े होंगे। इसके लिए था PNR, देखिए PNR आप लोग याद कर लिए, यानी कि प्रियदर्शिका नाग कुछ करके था, और R for रत्नागिरी था, ये इनका ही था। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब फ्रेंड्स आप लोग एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट के बारे में आप लोग बता सकते हैं क्या था? क्या एनी बेसेंट का भी फेमस था, जो कि शायद कॉमनवेल्थ था, तो आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है आप लोगों के सामने। देखिए निम्नलिखित में कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? तो देखिए केरल के लिए वो सबसे पहले बात करना चाहते हैं यक्षगान। तो यक्षगान अल्टीमेटली आप लोग पढ़ेंगे कर्नाटक होता है, तो पहला आप लोग कैंसिल कर देंगे। क्लियर है। सेकेंड कृष्णाटम, तो कृष्णाटम जो होता है ना, ये आप लोग का होता है केरल का ही होता है, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है। तो कृष्णाटम आप लोग केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है, यहाँ जहाँ 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं। क्लियर है। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। और फ्रेंड्स याद रखिएगा ये एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य, केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में इनमें से किस देश का अधिकतम संख्या में नाभिकीय रिएक्टर संचालित है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा ना, सबसे ज़्यादा यूके में अभी नाभिकीय रिएक्टर सबसे ज़्यादा संचालित है। आई थिंक इसमें कुल है 93 है। क्या ये 93? इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है। अब आप लोग को मन में आ रहा हो कि भारत में कुल कितना न्यूक्लियर रिएक्टर है? तो फ्रेंड्स भारत में याद रखिए 24 है। कितना ये? 24 है। इस चीज़ को मैं करंट अफेयर के अकॉर्डिंग बता रहा। भारत में नाभिकीय रिएक्टर की जो संख्या, एक क्वेश्चन आ सकता है, तो भारत में नाभिकीय रिएक्टर की जो कुल संख्या 24 है। क्लियर है। और इससे पहले
यानी कि जब जनवरी 2025 में आप लोग का 23 था, क्लियर है, और अभी 2025 में कितना हो गया, 24 हो चुका। सबसे ज़्यादा कहाँ पे, यूके में, कितना 93 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स याद रखें, पृथ्वी के सबसे बाह्यतम हिस्सा को बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान में ऑपरेशन सिद्धांत को समझाने के लिए किस जीव का उपयोग किया गया था? तो इसके लिए याद रखें ई कॉली का प्रयोग किया था, ई कॉली का। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा एंजाइम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एटीपी का संश्लेषण करता है? तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेज एंजाइम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कार्य करता है। तो राइट आंसर करेंगे तो एटीपी सिंथेज, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, एटीपी सिंथेज। क्लियर है, चलिए बातें करना चाहते हैं एटीपी के बारे में। सबसे पहले एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्लियर है, ये जो आप लोग का ये जो मिलकर बना है, मैं आप लोग को जो बताऊं ध्यान से सुनिएगा। ये जो बना है सबसे पहले एडीपी, क्या लिखे, एडीपी प्लस पीआई प्लस एनर्जी के रूप में फॉर्म होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, याद रखें एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड्स अणु होता है जो मुख्य 3 भागों से मिलकर बना होता है। इसमें एडेनिन होते हैं, राइबोज होते हैं, फॉस्फेट होते हैं। देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए एटीपी क्या होता है, तो एटीपी में एक न्यूक्लियोटाइड्स होता है जो कि किसका बना होता है, सबसे पहले एडेनिन बना होता है। क्या होता है, ये एडेनिन बना होता है। क्लियर है, इसके साथ साथ इसमें राइबोज भी होता है, राइबोज RIBO होता है, राइबोज होता है। एंड नेक्स्ट इसमें आप लोग को फॉस्फेट का समूह होता है, यानी कि फॉस्फेट के भी समूह होता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, बातें करना चाहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया को आप लोग बोलिएगा क्या कहते हैं, तो इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्लियर, इसका खोज किसने किया था, अल्टमैन ने किया था, अल्टमैन ने किया था। इसका नाम किसने दिया था, बेंडा ने दिया था। क्लियर है, चलिए एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 50% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 4 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 1100 रुपये अधिक हो जाती है, तो उधार दी गई राशि क्या होगी? देखिए इसमें आप लोग कुछ नहीं करना है फ्रेंड। देखिए सबसे पहले किसी निश्चित राशि को 50% की दर से उधार देता है 4 वर्षों में, बोला ना। तो देखिए मूलधन कुछ नहीं पता तो आप लोग 100% मान लीजिए। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे सबसे पहले SI निकालिए। तो SI का फॉर्मूला क्या था, PRT/100। तो यहाँ पे R का वैल्यू 50% लिख रहा था, टाइम कितना लिख रहा था, 4 लिख रहा था। तो यहाँ पे दोनों के अकॉर्डिंग करेंगे तो 20% होगा, यानी कि 200% आएगा। अब दोनों का डिफरेंस करेंगे तो यानी कि फिर 200% में से क्या करें, 100% को माइनस कर देंगे। ये जो वैल्यू आप लोग के बीच में होगा 1100 के बीच में होगा। क्लियर है, तो यहाँ से निकालेंगे तो 100% का अगर वैल्यू निकालते तो 1100 आएगा। क्या आएगा, 1100 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? यहाँ पे भिन्न के बारे में बताना चाहते हैं। तो 2/3 को सबसे पहले तोड़िएगा तो 0.667 आ गया। क्लियर है, और 6 बाय इसको तोड़िएगा तो 0.11320 होगा। एंड नेक्स्ट को करेंगे तो 0.878 को करेंगे। क्लियर है, एंड अगेन 30 बाय इसको करेंगे तो 0.75 आएगा। अब बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए यदि ये क्वेश्चन अच्छा देखिए, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। यदि 19 पर पावर 200 को 20 से विभाजित किया तो शेषफल ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना, देखिए हम आप लोग को बताना चाहते हैं 19 से ही आप लोग के सामने 200 लिख रहा, बाई क्या करेंगे 20 से। तो सबसे पहले 19 को तोड़ने का प्रयास करें, इसको क्या करेंगे 20 - 1 के पावर क्या करेंगे 200 कर देंगे। क्लियर है, बाई क्या करेंगे 20 कर देंगे। अब सॉल्व कीजिए तो आप लोग खुद बताइए, 20 में से 1 गया तो यहाँ पे 19 बचेगा। अब 20 में से 92 को हटाएंगे क्या, -1 बचेगा ना। तो -1 की पावर 20 था, यानी कि 200 करेंगे तो अल्टीमेटली 1 शेषफल बचेगा, तो 1 आएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन है, देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स के पे हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स 1 को पुट करेंगे तो 1 प्लस, फिर देखिए 1/1 तो यहाँ पे आ गया आप लोग का 2। तो इसी प्रकार इसमें भी एक्स का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, फिर 1 तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आएगा 2। तो इस टाइप में हमेशा राइट आंसर आता है 2। याद रखिए जब भी एक्स प्लस उसका इन्वर्स का वैल्यू 2 आता है ना, तो उसका किसी का वैल्यू फाइंड करने बोलेगा ना, अब प्लस में रहेगा तो वो 2 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्या लिखा, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, उनमें से 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9504 मत प्राप्त हुए, जो वैध मतों का 80% था। उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या क्या होगी? तो इसके लिए आप लोग कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखिए कुल मतों की संख्या x मान लीजिए, अब डाले गए मतों की संख्या कितना था 75% था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे x का 75% निकाल देंगे। क्लियर है, अवैध मतों की संख्या कितना था, तो अल्टीमेटली देखिएगा इसमें से
4% अवैध था, तो वैध टोटल करेंगे तो यानी कि टोटल 96% आ जाएगा ना। तो ये आप लोग को वैध मतों की संख्या हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है आप लोग का इसका 80% वैध मत थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये x% था, x का यहाँ पे क्या करेंगे 75% हुआ ना, बिल्कुल। यहाँ पे क्या करेंगे 96% था आप लोग का। अब इसका क्या करेंगे 80% निकालेंगे, बराबर बराबर करेंगे तो 9504 होगा, 9504 होगा, क्लियर है। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू जो आएगा 16500, 16500। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है। 140 पुरुषों की एक चौकी में 35 दिन के लिए रसद है। 10 दिन के अंत में 35 और पुरुष उसके साथ शामिल हो गए, तो शेष रसद पर कितने दिन तक भरण पोषण कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए 140 पुरुष था, क्लियर है। यहाँ पे क्या करेंगे 35 दिन, यहाँ पे दोनों जो एक साथ रहेगा दोनों का डिफरेंट लेंगे, तो दोनों का डिफरेंट लेंगे तो 25 आएगा, क्लियर है। इक्वल टू आप लोग को लिख रहा है 140 कर देंगे, प्लस यहाँ पे कितना को ऐड करेंगे 35 कर देंगे, क्लियर है। इंटू क्या करेंगे एक्स को कर देंगे। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए तो एक्स का जो वैल्यू आएगा टोटल का टोटल 20 डेज आएगा, तो राइट आंसर करेंगे 20 डेज, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। बुलाना पुकारना उसी प्रकार बिखेरना को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड जिस प्रकार बुलाना का संबंध पुकारना से होता है, उसी पर बिखेरना का अर्थ होता है फैलना, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ये रीजनिंग है, आप लोग अल्टीमेटली बना लीजिएगा। देखिए जी एच यानी एक को बढ़ा दें, ओ आप लोग का होता है 15 में, एम होता है 13 में, यानी कि 2 को माइनस किए, फिर ओ पी एक बढ़ा दिए, डी 2, तो यानी एक बढ़ा रहे 2 घटा रहे, 2 बढ़ा रहे 1 घटा रहे हैं। तो फ्रेंड टी में 2 बढ़ाएंगे तो टी सॉरी 1 बढ़ाएंगे तो टी के बाद यू आता है, फिर यहाँ पे ओ में 2 घटाएंगे तो एम आएगा, फिर ओ में 2 बढ़ा देंगे तो पी आ जाएगा, फिर सॉरी यहाँ पे 1 बढ़ाना था, एल में करेंगे तो यहाँ पे आप लोग का जे आएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताना चाहता हूँ, देखते हैं। ये लिखा है एक निश्चित कूट वाला, तो फ्रेंड इसमें m का n देखिए, सबसे पहले m क्रॉस n का संबंध दिख रहा है, तो क्रॉस का दिख रहा है a b का पुत्र है, तो फ्रेंड्स m जो है ना आप लोग का n का पुत्र, यानी m पिताजी हो गया, तो n का बेटा क्या हो गया m हो गया। आई होप क्लियर हो गया, यानी पुत्र यानी प्लस कर दिए, क्लियर है। अब लिख रहा है परसेंट का लिख रहा है a b का पिता है, यानी m जो है ना सॉरी परसेंट का अर्थ लिख रहा है a b का पिता है, यानी m जो है ए बी का पिता, यानी एम जो है ना सॉरी एन जो है वह पी का पिता है। यहाँ पे क्या लिख रहा है एन सॉरी एन जो है ना पी का पिता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे पी का पिता मान लिया, क्लियर है। यानी कि देखिए इसका ये पिता हो गया, यानी पिता है, एन जो पिता हो गया, यानी ये भी प्लस हो गया। आई थिंक ये दोनों का भी रिलेशन हो सकता है, भाई हो सकता है, क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पे लिख रहा है आप लोग का 50% लिख रहे हो माइनस, तो माइनस का अर्थ लिखा ए बी का भाई है, तो यानी पी जो है एस का भाई है, यानी पी जो है एस का भाई, यानी इसका जेंडर पता चल गया, क्लियर है। अब लिख रहा है प्लस का अर्थ लिखा है ए बी की पत्नी है, यानी एस जो है ना वह टी की क्या है पत्नी है, सॉरी प्लस कहाँ पत्नी है, तो ये माइनस है, ठीक है। आप लोग ये बताइए क्या होगा। सबसे पहले दोनों भाई ये तीनों भाई हो गए, ये तीनों भाई है, इसकी पत्नी है। बोला एम का टी से क्या संबंध होगा, एम का टी से, तो एम आप लोग का ये टी एम है और ये आप लोग का टी है, तो अल्टीमेटली देखिएगा इसकी भाई की वजह से साला होगा, क्या होगा ये साला। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे ए को क्लिक कर देंगे। ईजी क्वेश्चन था ये। इसमें आप लोग को बताना पड़े कौन सा शूटिंग हो रहा है। देखिए 96 को 2 से गुना करेंगे तो 56 को तो 112 आएगा, 98 को 2 से गुना करेंगे 196 आ जाएगा, क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करें 8 7 56, 14 को 7 से गुना के 198 आ गया, यानी कि सेकेंड को फर्स्ट से गुना कीजिएगा तो डबल टाइम्स आना चाहिए, और फर्स्ट को कितना से गुना करेंगे यानी कि टोटल यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी आप लोग का सूटेबल हो जाएगा। 147 को 2 से गुना करें 294 आ जाएगा, 21 7 ये हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप लोग को 6 के विपरीत फलक को बताना। सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या 3 मिल रहा, तो 3 लिख देंगे, 3 के बाद क्या आ रहा 1 आ रहा, फिर क्या आ रहा 8 आ रहा, फिर देखेंगे 3 आ रहा, फिर क्या आ रहा 7 आ रहा, फिर 5 आ रहा। अब आप लोग को बोला 6 के विपरीत, तो फ्रेंड जो मैच कर रहा वहीं पर हम लोग 6 को लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे 6 कर देंगे, यानी कि 3 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए 31 हो गया आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कुटभाषा में स्ट्रॉन्ग एंड माइटी को यू आई भी वाई भी टी के लिखा जाता है, सॉफ्ट एट स्ट्रॉन्ग को एच डी टी के बी डब्ल्यू लिखा जाता है, तो उसी कुटभाषा में स्ट्रॉन्ग को कैसे लिखा जाएगा। फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना, स्ट्रॉन्ग के लिए बोल रहा ना, तो ये स्ट्रॉन्ग है ये भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों में कॉमन क्या लिख रहा है देखेंगे। तो अगर हम लोग देखेंगे टीके लिख रहा है, क्या लिख रहा है टीके, तो टीके आप लोग कॉमन हो रहा ना, तो राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश कौन है। सबसे पहले क्षेत्रफल लिख रहा ना, तो इसके लिए फॉर्मूला याद कीजिए। देखिए मैं जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बोल रहा, तो हम लोग क्या करें एक चीज़ याद कर लीजिए। सबसे पहले जो मैं बोल रहा हूँ लिखिए याद कर लीजिए, बोलिए रुक, बोलिए ना थोड़ा, बोलिए रुक रुक, बोलिए रुक अब चीन, रुक अब चीन, रुक
आ चीन, रुक चीन अब आ भारत, यानी कि देखिए रुक चीन अब आ भारत, यानी कि इसके अनुसार ये कीजिए ब्रा अब आ भारत, यानी यहाँ पे आ कीजिए, यहाँ पे भारत कीजिएगा यहाँ पे। तो फ्रेंड छठा जो स्थान देखिए, पहला हो गया आप लोग का रूस का होता है, सेकंड में होता है कनाडा का होता है, थर्ड में अमेरिका का होता है। देखिए एक और ट्रिक से बताता हूँ, यहाँ पे लिखिएगा आगे रुक, रुक लिखिए रुक चीन अब आ भारत। यहाँ से आप लोगों को देखिए मैं सिखा रहा हूँ, सबसे पहला जो होता है आप लोगों का रूस होता है, सेकंड में कनाडा, थर्ड में चाइना होता है, चौथा में अमेरिका, पाँचवें में ब्राज़ील, छठा में आप और ऑस्ट्रेलिया होता है। तो ऑस्ट्रेलिया का पूछा था, भारत का सातवां हो जाएगा, तो छठा बोला तो ऑस्ट्रेलिया को लिखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोग क्लियर हो गया हो, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2025-26 के अनुसार जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता है, इसके लिए टोटल 67,000 करोड़ का आवंटन किया। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, क्लियर है। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन का लक्ष्य जो रखा गया 2028 तक रखा, कहाँ तक रखा गया 2028 तक लक्ष्य रखा गया, क्लियर। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखेगा। इनमें किसी भारत का लौह पुरुष के नाम से आना जाता है। तो फ्रेंड सबसे पहले देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर 1 को क्लिक करेंगे, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, क्लियर है। और इसे सबसे पहले भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं, भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं, क्लियर है। और सुभाष चंद्र बोस को, तो फ्रेंड सुभाष चंद्र बोस को क्या बोलते हैं, तो आप लोग बताइए नेताजी से बोलते हैं। इसको नेताजी को उपाधि किसने दिया था, तो एडॉल्फ हिटलर ने दिया था। इस चीज़ को भी आप लोगों को पता होगा। फ्रेंड्स याद रखिए सुभाष चंद्र का, देखिए बातें करना चाहते हैं यहाँ पे 3-4 चीज फर्स्ट बता दूँ। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म होता है 31 अक्टूबर को हुआ था, क्लियर। यूनिवर्सिटी तो नहीं पता, तो प्रत्येक 31 अक्टूबर को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, इस चीज़ को याद रखिए, क्लियर है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी को, इसी वजह से 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं, पराक्रम दिवस प्रत्येक 23 जनवरी को मनाते हैं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 14 नवंबर को, तो 14 नवंबर को मनाते हैं बाल दिवस। नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 को, तो 17 सितंबर को क्या मनाते हैं, 17 सितंबर को ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 में काला नौज में राज्याभिषेक हुआ था। सबसे पहले फ्रेंड देखिए हुमायूं, तो हुमायूं का टेन्यूर जो था आप लोग पढ़े भी होंगे, क्या था 1530 से लेकर टोटल 1556 तक इसका था, ये क्लियर है। अब इसका मौत कैसे हुआ था, तो दिल्ली के लाइब्रेरी में, जिसका दिल्ली के दिन पन्हा नामक पुस्तकालय जिसका निर्माण इन्होंने खुद किया था, वहीं पर यह सीढ़ी से गिर के इसका मौत हो गया था। कब हुआ था, तो 1556 में हुआ था, क्लियर है। अब इसके तुरंत बाद देखिए हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 में कालानौर में राज्याभिषेक का हुआ था। इसके बाद क्या हुआ था, हुमायूं का बेटा था अकबर जो कि मात्र 13 वर्ष की गद्दी, 13 वर्ष का उम्र था, तो 13 वर्ष की उम्र में ही केवल, यानी 13 वर्ष की उम्र में ही, जो कि इसकी काफ़ी अनपढ़ था, इसका ध्यान नहीं था, तो फिर इसके यानी 13 वर्ष की उम्र में, सबसे कम उम्र में ही इसको गद्दी पे बैठा दिया गया था, क्लियर है। तो इस समय क्या हुआ था, 1556 से लेके 1560 तक इसके बीच में बैरम खान, कौन थे, बैरम खान इसके अंगरक्षक के रूप में कार्य किए थे। यानी टोटल कितने साल का सेवा दिए थे, 4 साल। ये क्वेश्चन जेपीएससी के मेंस में पूछा था, क्लियर है। अब देखिए तो इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो 36 का, यानी कि इसका जो राज्याभिषेक किया था वो पंजाब से किया था। कहाँ से किया था, पंजाब से। याद है कि हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 में पंजाब के कालानौर में, क्योंकि कालानौर भी आप लोग का बसता कहाँ पे, पंजाब में, तो कालानौर में आप लोग का राज्याभिषेक हुआ था, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में होगा, क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, हुमायूं का मृत्यु बता दिए थे कहाँ से हुआ था, तो 1556 में हुआ था, दिन पन्हा के पुस्तकालय से गिरने का कारण हो गया था, क्लियर है। अब याद रखिए बैरम खान को अकबर का संरक्षण नियुक्त किया गया था, क्योंकि वह केवल 13 वर्ष का ही था जब उसे राज्याभिषेक कर गया था, क्लियर है। इसके तुरंत बाद अकबर के टेन्यूर में ही सबसे पहले 5 नवंबर आप लोग अल्टीमेटली पढ़े होंगे, 5 नवंबर 1556 में पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था, जिसमें अकबर ने पानीपत के दूसरे लड़ाई में हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसे हेमू को हराया था, क्लियर है। इसमें अकबर की तरफ से कौन लड़े थे, तो बैरम खान। अकबर की तरफ से कौन लड़े थे, तो बैरम खान जो था ना वह हेमू को हरा दिए थे, हेमू को ये हरा दिए थे। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए और फ्रेंड्स हुमायूं कुल कितना युद्ध लड़ा था पता आप लोगों को। सबसे पहले हुमायूं का जो पहला लड़ाई था आप लोग पढ़े भी होंगे, तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंस था आप लोग पढ़े होंगे 1539 में हुमायूं जो लड़ा था चौसा का युद्ध, जिसमें ये आप लोग को हार गया था शेर खान से। अगेन आई रिपीट 1540 में फिर लड़ा था विलग्राम का, जो कि कन्नौज का युद्ध कहलाता है, और लास्ट में सरहिंद का युद्ध लड़ा था 1555 में, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप है? केवल करईकल, केवल करईकल, ये नाम यहाँ पे देखिएगा ना, तो ऑप्शन केवल करईकल होगा, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए, और फ्रेंड्स याद है कि भारत और श्रीलंका के भी रामेश्वर द्वीप भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, किस स्थान की जलवायु परिवर्तन किसी स्थान की जलवायु निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है? तो ऑप्शन लिख रहा है समुद्र से दूरी, मिट्टी के प्रकार। देखो मिट्टी के प्रकार से इसका कोई मतलब नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। बाकी समुद्र से दूरी, उच्चावत और स्थान से मायने करता है। क्लियर है। देखिए क्वांटम यांत्रिकी में अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है? देखिए आप लोग पढ़े होंगे क्वांटम यांत्रिकी में अनिश्चितता का सिद्धांत। सबसे पहले अनिश्चितता का जो सिद्धांत दिया था हाइगेंस महोदय दिया था, हाइगेंस महोदय दिया था। क्लियर है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, गति और स्थिति को सटीक रूप से मापना संभव होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट फ्रेंड्स याद रखें, ये जो दिया था हाइजेनबर्ग ने दिया था। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे तो ये क्लास 11 का साइंस का केमिस्ट्री का ये, तो हाइजेनबर्ग ने इस थ्योरम को प्रस्तुत किया था। क्लियर है। चलिए किस प्रकार का स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन परमाणु द्वारा उत्सर्जित किया था? तो फ्रेंड्स याद रखें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के द्वारा जो होता है वह लीनियर स्पेक्ट्रम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है। अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कुल 5 रेखाएं होते हैं, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे बल्मर सीरीज होता है, लाइकन सीरीज होता है, पश्चिम सीरीज होता है। देखिए मैं लिख ही देता हूँ। सबसे पहले इसमें कुल 5 सीरीज होते हैं। सबसे पहले एक होता है आप लोग का बल्मर सीरीज होता है, फिर होता है लेमन श्रेणी होता है, फिर पश्चिम सीरीज होता है, फिर ब्रैकेट सीरीज होता है, फिर फंड सीरीज होता है, और एक होता है अल्ट्रा अवरक्त क्षेत्र होता है। क्लियर है। चलिए इसको आप लोग को सॉल्व करना है, तो अल्टीमेटली फ्रेंड इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग को भी चांस है 0.019 आएगा। ये आप लोग का क्वेश्चन आ गया। देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का आप लोग का ABCD का रेशियो निकालना था। हम क्या करते हैं, देखिए एक तरीका है। देखिए ए है आप लोग का, यहाँ पे आप लोग का बी है, अगेन ये आप लोग का सी है, ये आप लोग का डी है। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं सॉल्व करते कैसे बनाना। सबसे पहले ए का वैल्यू देखिए तो 8:13 है, तो 8 यहाँ 13 लिख देंगे। बी का लिख रहा है आप लोग का 5:8, तो 5:8 लिख देंगे। और सी डी के लिए लिख रहा है आप लोग को 4:5। अब आप लोग सॉल्व कीजिए। तो फ्रेंड्स सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करिए, देखिए इसको इससे गुना कीजिएगा, अगेन इसको इससे गुना कीजिएगा, तो 8 बचे 40 को 4 से गुना करेंगे तो अल्टीमेटली क्या बचेगा 160 बचेगा रेशियो। फिर क्या करेंगे देखिएगा, तो हम लोग क्या करें 13 को 8 से गुना, तो 13 को 8 से गुना कीजिएगा, फिर इसको 5 से गुना किया तो 8 बचे 40, 40 को 13 से गुना किया तो 260 आएगा। क्लियर है। अगेन आप लोग कीजिएगा तो ये आप लोग का गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 8 चौके 32, 32 को 13 से गुना करेंगे तो अल्टीमेटली आप लोग देखिए 13 पचे 65 को इससे गुना करें तो यहाँ पे 416 आ जाएगा, और लास्ट वाला किए तो 520 है। ठीक है। तो इस टाइप से रेशियो पूरा कीजिए, तो 40 रेशियो 65 रेशियो 104 फिर 130 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए और भी अगर नहीं समझ में आता तो एक और तरीका होता है जो मैं बता देना। देखिए सबसे पहले आप लोग देखिए ए बी है ना, तो ए बी से आप लोग को सी को निकाले, तो ए बी का रेशियो लिख रहा था आप लोग को 8:13, और बी का लिख रहा था 5:8 लिख रहा था। यहाँ से ए बी सी का निकाले फिर गुना करें, 8 पचे कितना आ गया 40 आ गया, फिर 13 पचे कितना हो गया 65 हो गया, फिर 13 को 8 से गुना कीजिए, तो 13 को 8 से गुना कीजिए तो 8 से यानी कि 8 से 8 24 यानी कि 8 104 आ गया। क्लियर है। अब इसको फिर सब लोग क्या कर देखिए 40 65 104 था। देखिएगा मैं अगेन आई रिपीट 40 था, फिर 65 था और 104 था। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 4 और 5 रेशियोज करेंगे, तो हम लोग इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो 40 को 4 से गुना करेंगे क्या है 160 आएगा, फिर 65 को 4 से गुना करेंगे तो अल्टीमेटली 6 5 चौक 20 हो, 6 चौक 24, 24 2 26 260 आ जाएगा। फिर क्या करें 104 को 4 से गुना करेंगे तो 416 आएगा, फिर 104 को 5 से गुना करेंगे तो 520 आएगा। ठीक है। अगर आप लोग इसको पूरे सॉल्यूशन करते हैं तो आप लोग फिर जो मैं बोला हूँ वही आ जाएगा, यानी 40 65 104 और 130 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देखिए। दोनों प्रोसेस से मैं बता दिया हूँ। ये क्वेश्चन आ गया, यदि x² -1 2x और x² +1 एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं तो निम्नलिखित में कौन सा कर्ण हो सकता है? सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आप लोग क्लास 8 को मैथ्स पढ़ाते हैं तो आप लोगों को पता होगा, एक होता है आप लोग का पाइथागोरस ट्रिपलेट। देखिए मैं लिख देता हूँ, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट का जो फॉर्मूला होता है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये x² -1 होता है, अगेन आई रिपीट 2x होता है, फिर x² +1 होता है। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो वैल्यू होता है वही आप लोग का कर्ण होता है, यानी कि x² +1 आप लोग का कर्ण होगा। तो ऑप्शन नंबर ये करेंगे, यानी कि x² +1 जो था आप लोगों का कर्ण होता है। क्लियर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर नहीं जानते तो देखिए सबसे पहले छोटा मान लीजिए 2x, तो 2x का वैल्यू कुछ भी मान छोड़िए, इस चीज़ को देख लीजिएगा। रेयॉन ने 56,000 रुपये में एक लैपटॉप और 22,000 रुपये में एक स्कैनर
स्कैनर कम प्रिंटर खरीदा, उसने लैपटॉप को 20% लाभ पर और स्कैनर कम प्रिंटर को 15% लाभ पर बेच दिया, तो उसके लाभ प्रतिशत की गणना करना। कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स, कुछ भी 44 का नहीं है। सबसे पहले देखिए 56,000 था तो 56,000 कर देंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। इनटू यहाँ पे देखेंगे तो 20% का प्रॉफिट करा तो 20% का प्रॉफिट कर देंगे। क्लियर है। यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, तो यहाँ से अगर आप लोग का देखिएगा तो टोटल आप लोग का जो वैल्यू आ रहा है 11200 आ रहा है। क्लियर है। अब क्या करेंगे, स्कैनर कम प्रिंटर का लाभ करेंगे, तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना लिखा था 22,000 था, इसको हम लोग क्या करेंगे 15% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग का जो आएगा 3300 आएगा। क्या आएगा 3300 आएगा। अब करेंगे लाभ के लिए, तो ये दोनों को क्या करेंगे सम कर देंगे, तो फ्रेंड्स सम करें तो 15400 आएगा। टोटल करेंगे तो यहाँ पे कितना था, तो यहाँ पे 7800 था, इंटू 100 करेंगे, तो अल्टीमेटली राइट आंसर जो आएगा आप लोग के सामने 18.23/39 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। इसका HCF निकालना है, तो जब भी स्टेप्स का आता है तो आप लोग HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 5/100 करेंगे। क्या करेंगे 5/100 बटा 5/10 कर देंगे। अगेन आई रिपीट 25/100 कर देंगे। फिर आप लोग कीजिएगा ना, तो आप लोग को यहाँ भी जो आएगा आप लोग का 125/100 आएगा। ठीक है। तो आप लोग का जो न्यूमरेटर होता है, तो न्यूमरेटर का हम लोग HCF निकालेंगे, तो अल्टीमेटली 5 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर का हम लोग LCM निकालेंगे, तो यहाँ पे 100 आएगा। टोटल कीजिए तो 1/20 आएगा। इसको तोड़ेंगे तो 0.05 है, 0.05, तो राइट आंसर करेंगे तो 0.05, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। 2 प्रकार के चावल की दर 11 प्रति केजी और 21 रुपये प्रति केजी की दर से 17 रुपये प्रति केजी के मिश्रण में प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार के चावल का अनुपात क्या होगा। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए एक आप लोग का 11 लिख रहा था और एक आप लोग का 21 लिख रहा था, दोनों का मिड वैल्यू क्या लिख रहा था 17, तो 17 को बीच में ले देंगे। अब दोनों का डिफरेंस देखेंगे, तो 21 में से 17 को घटाएंगे 4 बचेगा, और 17 में से 11 को घटाएंगे 6 बचेगा। अब रेशियो में लिखेंगे तो 2:3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग को बनाना होगा, तो फ्रेंड मैं समय नहीं दूंगा, आप लोग देखिएगा, सेटिंग कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्लियर है। चलिए इसको भी आप लोग को देखना है, 21 का क्या संबंध होगा, जो कि 34 लाएँ फिर 76 लाएँ। हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 21 को अगर 2 से गुना करते हैं 42 आ गया, 42 में लोग 34 को ऐड करते हैं तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 76 आ जाएगा। फिर 39 को 2 से गुना कीजिए, कितना आएगा 39 दूनी 78 होता है। 78 में अगर हम लोग क्या करते हैं 26 को जोड़ देते हैं तो क्या आएगा 104 आएगा। क्लियर है। आई होप आप लोग क्लियर होगा। तो सेम आप लोग क्या करें, ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो आप लोग का सूटेबल हो जाएगा। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, यदि प्लस और भागा को आपस में बदल दिया जाए, गुना और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, तो स्थान पे क्या आएगा। देखिए सबसे पहले 21 से 21 करेंगे, प्लस के यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, माइनस के यहाँ पे इंटू करेंगे 7, फिर डिवाइड के यहाँ पे क्या करेंगे तो प्लस करेंगे 11, मल्टीप्लाई के यहाँ पे माइनस करेंगे 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 × 7 आएगा, प्लस यहाँ पे करेंगे 11 - 4 आएगा, तो 49 + 11 क्या होता है, तो 60 होता है। 60 में से 4 को घटाएं 56, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम में बदल दिया तो उत्तर को किस में बदल दिया जाएगा। देखिए आप लोग को इस टाइप से लिखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आप लोग का एन होता है, ये आप लोग का ई होता है, ये आप लोग का डब्ल्यू होता है, ये आप लोग का एस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना बोल रहा क्वेश्चन, देखिए यदि दक्षिण पश्चिम को, देखिए दक्षिण पश्चिम मीन्स होता है आप लोग का ये होता है। ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम को उत्तर में लिख रहा है, यानी नॉर्थ लिख रहा, तो आप लोग खुद से बताइए। देखिए यहाँ से आप लोग ये जो कर रहा, यानी टोटल 90 यानी 135 डिग्री घुमा रहा, कितना 90 + 35 135 डिग्री को इंटरचेंज कर रहा। तो हम लोग क्या करें, तो उत्तर को भी चेंज करेंगे, तो उत्तर को भी चेंज कर दीजिए, तो आप लोग इस टाइप से कर दीजिए, तो ये आप लोग का जो आ जाएगा उत्तर पश्चिम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। देखिए वाई एक्स के पूर्व में है, जो जेड के उत्तर में है। सबसे पहले क्या करें, वाई को एक्स के पूर्व में कर देंगे। देखिए एक्स के पूर्व में वाई का कर दें। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गएगा। जो हमेशा सेकंड के लिए लेते हैं, यानी एक्स जो है ना जेड के उत्तर में, यानी एक्स जो है जेड के उत्तर में, यानी कि आप लोग जेड को यहाँ ले लेंगे। क्लियर है। जो जेड के उत्तर में, यानी एक्स जो है ना जेड के उत्तर में, यानी इस टाइप से हम लोग ले लेंगे। फिर वो रहा, यदि पी जेड के दक्षिण में है, पी जो है ना जेड के दक्षिण में, तो यानी पी जो है जेड के दक्षिण में है, तो पी और वाई किस दिशा में होगा। सबसे पहले यहाँ पे पी और वाई के लिए बोला, तो पी और वाई का, तो फ्रेंड्स हम लोग इस टाइप से करेंगे, कुछ नहीं करना, यहाँ से करेंगे तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। दिए गए आरेख का परीक्षण कीजिए, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है। तो 52 नंबर बनाइए। देखिए सबसे बोला पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं है। तो देखिए शिक्षित नहीं है, तो सबसे पहले अगर इसमें 52 का देखें तो टोटल आप लोगों को देखिए क्या शो कर रहा है। देखिए कुछ नहीं करना, टोटल तो 7 5 कितना होगा 12 हो गया, तो राइट आंसर 12 को कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन था ये। निम्नलिखित में कौन सा स्थान 1917 में गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है। सबसे पहले फ्रेंड याद रखिए गांधी जी 1917 में सत्याग्रह किए थे, जो कि चंपारण में किए थे, चंपारण। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है।
चलिए, और बिहार के चंपारण में ही गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था, 1917 में किया था। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोगों को पता होगा। अब बात करना चाहते हैं अहमदाबाद। तो फ्रेंड, अहमदाबाद मिल में सबसे पहला बार ये भूख हड़ताल किया था। कब किया था? तो 1918 में किया था। क्लियर है। लेकिन आई रिपीट, चंपारण में कब किया था? 17 गया, तो 15 अप्रैल 1917 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कब किया था? तो आई थिंक 1928 में किया था। लेकिन खेला आंदोलन कब हुआ था? तो ये भी 1928 में हुआ था। क्लियर है। अब आता है आगे, खेला हुआ कि अहमदाबाद? आगे अहमदाबाद हुआ, उसके बाद खेला हुआ था। पहला एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जो हुआ था वो 1980 में हुआ था। 1980, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। और इसका जो चैंपियनशिप जो हुआ था भारत के कोलकाता में किया गया था। क्लियर है। यह कहाँ पे हुआ था? भारत के कोलकाता में हुआ था। इसमें जीता कौन था? तो भारत ही जीता था। किसको हराया था? तो अपन नेबर कंट्री यानी बांग्लादेश को हराकर चैंपियन बना था। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जगोई और चेलोम भारतीय शास्त्रीय नृत्य की दो शैलियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जगोई और चेलोम जो होता है ना, वह मणिपुरी का यानी मणिपुरी का शास्त्रीय नृत्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोग पढ़े होंगे। क्लियर है। बात करना चाहते हैं कथकली का। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स, आप लोग कथकली जानते हो कहाँ का होता है? ये यूपी का होता है। कहाँ पर होता है? ये यूपी का होता है। और कथक कहाँ पर होता है? तो कथकली मैं कन्फ्यूज कर गया मैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, एक होता कथक, एक होता कथकली। क्लियर है। तो कथकली जो होता है ये आप लोग का कथकली। तो एक होता है कथक, शायद केरल का होता है। भरतनाट्यम तो आप लोग जानते हैं तमिलनाडु का। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आ गया, किसी राजकोषीय वर्ष के देखिए को 56वां नंबर आप लोग को देख रहा। क्वेश्चन क्या लिख रहा? को राजकोषीय वर्ष के दौरान ऋण ग्राहक को छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय के आधिक्य के रूप में परिभाषित किया था। तो 56 को राइट आंसर करेंगे तो राजकोषीय घाटा को किसी राजकोषीय वर्ष के दौरान ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय के आधिक्य के रूप में परिभाषित किया था। क्लियर है। वर्ष 1911 में लड़े गए तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, 1911 में तराइन का युद्ध हुआ था। क्लियर है। तो देखिए, तराइन का सबसे पहले देखिए एक हुआ था 1191 में भी, 91 में भी हुआ था, 1192 में हुआ था। क्लियर है। तो याद है कि तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी को, याद है पृथ्वीराज चौहान ने, देखिए मैं लिख देता हूँ, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। किसको? मोहम्मद गौरी को हराया था। मोहम्मद यानी MG को कर देते हैं। क्लियर है। तो पृथ्वीराज चौहान को था। सेकेंड में क्या किया था? मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान को, PRC को। इस चीज़ को याद रखिएगा। लेकिन आई रिपीट, 1194 में फिर एक चंदावर का युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गौरी वर्सेस किसी का एक कोई फेमस था, मेरे माइंड में नहीं आ रहा। तो ये चंदावर का युद्ध हुआ था। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं चंदावर का, शायद मेरे माइंड में नहीं आ रहा, अगर आएगा तो मैं बोल दूंगा। ठीक है। चलिए, तो वैसे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। लेकिन आई रिपीट, देखिए मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य संघर्ष की शुरुआत हुई थी। क्लियर है। और 1192 में तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तो सेकेंड वाला में कौन जीत गया था? तो मोहम्मद गौरी जीत गया था। क्लियर है। याद रखिए, पृथ्वीराज चौहान को हम लोग राय पिथौरा भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं राय पिथौरा भी बोलते हैं। ये आप लोग को पता होगा। इसको क्या बोलते हैं? राय पिथौरा भी कहते हैं। क्लियर है। कहा जाता है। वही चंदावर का युद्ध जो हुआ था वह आप लोग के 1194 के बीच में हुआ था। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किन वर्षों में स्वतंत्र भारत का योजना अवकाश माना जाता है? सबसे पहले ऑप्शन के कौन देखिए, योजना अवकाश बोल रहा, काफी फेमस क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना चाहते हैं, योजना अवकाश 69 से 72 के बीच होता है। 66 से 69 के बीच होता है। 66 से 69 के बीच, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। क्लियर है। अल्टीमेटली आप लोगों को पता होगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो चला था वह 51 से 56 चला था। क्लियर है। जो कि हैरेड डोमर पे आधारित था। सेकंड चला था 56 से 61 चला था। क्लियर है। लेकिन आई रिपीट, थर्ड जो चला था 61 से 66। लेकिन इसके बाद जो 1966 से लेकर 1969 जो था ना, ये आप लोग का क्या था? तो ये योजना आया था। क्लियर है। यानी कि आप लोग का ये 3 वर्षीय जो था योजना अवकाश था, जो कि 66 से 67 और 68 से 69 चला था। क्लियर है। इसके पीछे कारण था भारत पाकिस्तान के संघर्ष और सूखा के कारण संसाधनों की कमी की वजह से हुआ था। क्लियर है। चलिए, फेरोमैग्नेटिज्म किस तत्व में पाया था? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स, फेरोमैग्नेटिज्म जो पाया था वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि आयरन में पाया था। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। लेकिन आई रिपीट, देखिए सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे चुंबक के बारे में। सबसे पहले चुंबक के 3 प्रकार होते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, डायमैग्नेटिक होता है, फिर पारामैग्नेटिक होता है, और इसका होता है फेरो होता है। क्लियर है। तो याद रखिएगा, फेरा जो होता है, फेरोमैग्नेटिज्म में आप लोग का आयरन होता है। क्या होता है? आयरन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। याद रखिए, आयरन, देखिए इसका एग्जांपल होता है, सबसे पहले आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, है ना, निकेल हो गया, ये सब सारे जो होते हैं इसका मिक्स धातु वो आता है फेरोमैग्नेट आते हैं। क्लियर है।
चलिए, किस तत्व का उच्चतम आयरन ऊर्जा होती है? तो सबसे अधिक जो उच्चतम आयरन जो होते हैं वह हीलियम के होते हैं। किसका होता है? हीलियम का होता है। यानी कि फ्रेंड हीलियम का सबसे ज़्यादा उच्चतम आयरन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए, ये 60 क्वेश्चन हो गया। अब 61 देखते हैं क्या लिख रहा। चावल की प्रति केजी के मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 केजी चावल कम खरीदता है, तो चावल की प्रति केजी प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? देखिए, इसमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप लोग देखिए 25% की वृद्धि कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? 25/125 कर देंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे आप लोग का लिख रहा है 1200 केजी बटा क्या करेंगे? 6 से आप लोग डिवाइड कीजिए। 25 का पारा में 125 कितना बार आता है? 5 बार में। अब यहाँ इसको करेंगे तो ये कितना बार में आएगा? 5 यानी 200 बार में आएगा। हाँ, 200 बार में आ गया। 5 का पारा में बताइए 200 कितना बार में आएगा? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स 40 बार में आएगा। तो क्या आएगा? 40 बार में। तो इसका राइट आंसर आएगा 40 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करें। अगेन आई रिपीट, जब भी प्रारंभिक मूल्य बोलेगा तो सबसे पहले 25 है तो 25 कर दें। 25% की वृद्धि तो 25 में 25 जोड़ दें तो 125 हो गया। इंटू आप लोग का जो रुपीस होगा उसको ऊपर कर दीजिएगा। आप प्रति जो रेट केजी होता है इसको नीचे कर, इसको सॉल्व कीजिए तो 40 रुपये पर केजी आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। एक्स का वह न्यूनतम मान क्या होगा जिसमें 5 अंकों की संख्या, देखिए 6 लिख रहा, 2 लिख रहा, 7 लिख रहा, यहाँ पे एक्स लिख रहा 5, 9 से विभाज्य हो। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 9 से वही संख्या डिविजिबल होता है जिसको सम करने पे आप लोग क्या होता है 9 का टेबल में कैंसिल होता है। तो देखिए यहाँ पे 6 2 8 8 7 15, 15 5 क्या होता है 20। आप बताइए 20 में क्या जोड़िए? तो 4 जोड़िए तो नहीं होगा। 20 7 27, तो आप लोग क्या करें 7 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा, मजा आ गया होगा। ठीक है, 20 7 27 हो गया। चलिए, इस क्वेश्चन को स्किप कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लड़का की ओर इशारा करते हुए एक लड़की को इशारा करते हुए विपिन कहता कि यह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान की बेटी है। विपिन की पत्नी पार्वती का उस लड़की से क्या संबंध है? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग बनाएंगे इसको तो याद रखिए, ये अगर आप लोग देखिए एक लड़कियों को इशारा करते हुए विपिन ने कहा था यह लड़की, एक लड़की मान लो एक गर्ल्स है, ठीक है, यह लड़की मेरे पिता यानी कि मान लो विपिन है, ये मान लो ये विपिन है, तो यह लड़की यह मेरे पिता, तो यानी इसका पिता, यह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान। तो इकलौती संतान यानी कि देखिए इकलौती संतान की बेटी, यानी इकलौती संतान यानी इकलौते बेटा विपिन हो गया, इसकी बेटी यानी कि अल्टीमेटली बेटी हो गया कि बेटी है। तो विपिन की पत्नी यानी विपिन की पत्नी की मान लो यहाँ विपिन की पत्नी पार्वती यानी इसका पत्नी का नाम क्या? पार्वती का उस लड़की से क्या संबंध है? फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा ये रिलेशन बोल रहा है। सबसे पहले देखिए ये जो लड़की था ना वह विपिन का बेटी है, तो विपिन का बेटी और इसकी पत्नी था, तो माँ हो जाएगा ना ये। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, माँ हो गया, यानी पार्वती उसकी माँ हो गया। इसको बनाना होगा। तो इसमें आप लोग देखिएगा इजी क्वेश्चन होता है ये सब क्वेश्चन। एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो देखिए सेब किसी को स्वस्थ और फिट रखने का एक अच्छा तरीका है, तो अल्टीमेटली ये सही है, तो ये आप लोग का सही है। अंगूर सबसे बेहतर है, अभी से उसके बारे में तो बोले नहीं, तो केवल निष्कर्ष 1 होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, तो देखते हैं आंसर क्या लिख रहा। मेरे अकॉर्डिंग निष्कर्ष 1 होगा, जो कि ऑप्शन सी को क्लिक करेंगे। देखिए एक सम्मेलन में 5 प्रतिभागी एक पंक्ति में बैठे हैं, एलन, बॉब, क्रिस, डेविड और एडवर्ड। तो देखिए इसमें आप लोग को बोल रहा है एलन क्रिस के बगल में नहीं है, बॉब एलन और डेविड के बीच में बैठा है, एलन एक छोर पे बैठा है, तो डेविड एडवर्ड के बगल में है, तो बीच में कौन बैठा है? सबसे पहले अगर आप लोग देखिएगा आगे रिपीट लिख रहा है एलन क्रिस के बगल में नहीं, बॉब एलन और डेविड के बीच में है, बॉब एलन और डेविड के बीच में लिख रहा, एलन एक छोर पे है। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए यहाँ पे लिख रहा है एलन क्रिस के बगल में नहीं है, डेविड एडवर्ड के, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग का एलन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को बॉब हो जाएगा, यहाँ पे डेविड आ जाएगा, यहाँ पे क्रिस आ जाएगा, यहाँ पे एडवर्ड आएगा। क्लियर, स्टेप से आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ बोल रहा डेविड एडवर्ड के बगल में बीच में कौन बैठा, तो अल्टीमेटली डेविड लिख दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। उस शब्द का पता लगाए जो सेट से संबंधित नहीं है, टीन, शीशा, टीन, ताम्र या इस्पात। तो देखिए इस्पात एक प्रकार का मिश्र धातु है, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। हजारों किलोमीटर की यात्रा की शुरुआत एक पहले कदम होती है, बिल्कुल। आगे बढ़ने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है, बिल्कुल। लोग आर्थिक चिंताओं के कारण पहला कदम लेने को स्वयं को रोकते हैं, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर और केवल वही होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा कहाँ पे किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिए प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा बॉम्बे में किया गया था। कहाँ पे किया था? बॉम्बे में। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखिए इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1867 में केशव चंद्र सेन की सहायता से, की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संवैधानिक संदर्भ में संघवाद का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा देश में एक से अधिक स्तरों का सरकार का अस्तित्व को ही बोलते हैं संघवाद, जो कि भारत एक संघवाद देश है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है,
चलिए, भारतीय संविधान का भाग 4 का एक किससे संबंधित होती है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा भाग 4। सबसे पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, कुछ खेलने लायक है। नागरिकता, तो फ्रेंड याद रखिए मूल संविधान में भारतीय संविधान के भाग नंबर 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया, जो कि भाग 2 में आते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत आप लोग को भाग नंबर 4 में आते हैं। मौलिक कर्तव्य जो आप लोग का आता है वह 4 का ए में आता है, क्लियर है। और मौलिक अधिकार 3 में आते हैं। तो राइट आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए कुछ बातें करना चाहते हैं मौलिक कर्तव्य का। सबसे पहले मैं आप लोग को अगेन आई रिपीट, भारतीय संविधान के यानी कि मूल यानी जब बनकर तैयार हुआ था, जो कि 26 नवंबर 1949 को जब बनकर तैयार हुआ था, तो उस समय कुल 16 आर्टिकल को लागू किया गया था, जिसमें नागरिकता के सारे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 को लागू किया गया था, क्लियर है। अब मूल संविधान में याद रखिएगा मौलिक अधिकार नहीं थे। मौलिक अधिकार मूल संविधान में कितना था? 0 तक। अगेन आई रिपीट, मूल संविधान में देखिए मैं लिख देता हूँ, याद रखिएगा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। तो मूल संविधान में जो कि 26 नवंबर 1950 को पूरे का पूरे जारी किया था, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य संख्या 0 था। फिर 42वां संविधान संशोधन यानी 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 को होता है, यानी 1976 में, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर इसमें कुल मौलिक कर्तव्य को 10 जोड़ा गया, क्लियर है। अगेन आई रिपीट, 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, इसमें 1 को जोड़ा गया था, यानी टोटल अभी वर्तमान समय 11 हो गया, क्लियर है। इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, क्लियर है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या था? तो अल्टीमेटली आप लोग पढ़ोगे 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के वाले बच्चे को माता पिता के कर्तव्य होता है उसको शिक्षा के प्रसार करेंगे। और ये आर्टिकल नंबर कितना होता है? भाग नंबर 4 का ए में के में आता है। अब याद रखें के फॉर नॉलेज भी होता है, क्लियर है। चलिए अगेन आई रिपीट, मौलिक अधिकार कितना होता है? तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में होता है, जो कि अमेरिका देश से लेके, और राज्य नीति निर्देशक 36 से लेकर 51 के बीच में होता है, ठीक है। नागरिकता 2 से लेकर कहाँ तक होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 5 से 9 होता है। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत में विष्णु नारायण भातखंडे के अनुसार रागों की उत्पत्ति कितने थालों में हुई है? तो ये क्वेश्चन में याद रखें 10 में होता है। क्या होता है? 10 में होता है। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विष्णु नारायण भातखंडे के अनुसार रागों की उत्पत्ति 10 थाटों से हुई है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। अब फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा भी वर्तमान समय में भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है। अर्थात फ्रेंड्स याद रखिएगा, अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितना है। अल्टीमेटली आप लोग पढ़ोगे भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य जो था वह भरतनाट्यम था। कौन सा था? भरतनाट्यम था। और अभी वर्तमान समय कुल बात किया जाए तो टोटल देखा जाए तो शास्त्रीय जो अकॉर्डिंग देखा तो 8 होता है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग 6, जो कि बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में भी एक नृत्य के रूप में जोड़ा गया, उसको भी जोड़ा गया। तो संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टोटल 9 है, लेकिन शास्त्रीय के अकॉर्डिंग देखा तो टोटल 8 है। तो अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है आप लोगों को क्या करना है, क्लियर है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। सबसे पुराना कौन है? भरतनाट्यम, जो कि कहाँ पे है? तो तमिलनाडु का, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं क्या लिख रहा। निम्नलिखित में कौन सा कथन शनि ग्रह का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो देखिए शनि ग्रह के बारे में लिख रहा, तो देखते हैं क्या लिख रहा। निम्नलिखित शनि ग्रह यह एक गैस का बना विशाल पिंड है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जिसका घनत्व पानी की तुलना में कम है। तो 77 को करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले पहला आप लोग का राइट आंसर होगा, तो पहला आप लोग का सही होगा, क्लियर है। तो याद रखिए यह एक विशाल पिंड है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जिसका घनत्व पानी की तुलना में कम होता है, क्लियर है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अभी मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए शनि ग्रह का सबसे बड़ा जो सैटेलाइट होता है वह आई थिंक रहता है टाइटन ही होता है, क्लियर है, जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है। सबसे बड़ा होता है गैनीमेड, जो कि आप लोग का बृहस्पति का होता है, क्लियर है। याद रखिए शनि ग्रह, तो शनि ग्रह का 1 दिसंबर 2023 के अनुसार कुल इसके पास सैटेलाइट की जो संख्या कुल 146। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट इसी के पास है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। इसका रंग लाल होता है, नहीं, मंगल ग्रह का लाल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। अगस्त 2023 तक निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला पूरी तरह से कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला पाया गया? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगस्त 2023 तक भारत का मध्य प्रदेश राज्य का पहला साक्षर जिला माना है, तो मध्य प्रदेश होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, क्लियर है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का मंडला जिला, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। मध्य प्रदेश का मंडला जिला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला मिला, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए
रेल डाटा बुक का उपयोग किसके लिए किया था, तो रेल डाटा प्रयोग का किसके लिए करते हैं, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े भी होंगे, तो इसको विलुप्त प्राय प्रजातियों के लिए करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। अब इसके लिए जो बुक लॉन्च होता है IUCN होता है, IUCN के द्वारा, आई थिंक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ चेंजर। क्लियर है। चलिए, मशीन लर्निंग सुपर वाइल्ड लर्निंग का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा 80। तो राइट आंसर होगा इसका डाटा लेबल्स का उपयोग करके मॉडल को प्रशिक्षित करना, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 14 सेंटीमीटर भुजा के एक घन से एक सबसे बड़ा संभावित गोला निकाल कर बनाया जाता है, तो इसका आयतन क्या होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी घन से, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा, 14 सेंटीमीटर भुजा के एक घन से एक सबसे बड़ा संभावित गोला निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले घन की भुजा गोले का व्यास निकालेगा, तो टोटल व्यास देखिए यहाँ पे लिख रहा है व्यास डी, तो डी का वैल्यू देख रहे हैं 40 सेंटीमीटर लिख रहा है। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग आर निकालेंगे, तो रेडियस कितना आएगा 7 सेंटीमीटर आएगा। अब हम लोग गोले का आयतन निकालेंगे, तो अल्टीमेटली आप लोग पढ़ेंगे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 कर देंगे पाई। अब यहाँ पे आर का वैल्यू कितना था, तो फ्रेंड्स ये आप लोग 7 था, तो इसको 3 टाइम्स लेते हैं 1 2 3 4। अब देखिए 7 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे टोटल सॉल्व करें तो 1437 बाय 1/3 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 रेलगाड़ी क्रमशः 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशाओं में चलती है, और तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है, तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना। देखिए, सबसे पहले देखना 2 रेलगाड़ी क्रमशः 59 किलोमीटर पर आवर और 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशा में चलती है, और तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है, तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा। सबसे पहले यू हैव टू फोकस, यहाँ पे क्या लिखा तेज गति से, तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सापेक्ष चाल देखेंगे, तो सापेक्ष चलने एक ही दिशा में था, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो अल्टीमेटली कितना बचेगा 27 बचेगा। इसको क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। सेकंड कितना लिख रहा था 16। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो टोटल आप लोग भी जाएगा 120 मीटर आएगा। क्या है 120 मीटर। देखिए आप लोग को बीच कैंसिल भी कर देते हैं। देखिए 9 3 27 हो गया, 9 दूनी 18, 2 का पारा में कितना 8 आता है, तो 8 पे 40 थी 120 आ गया ना, तो 120 मीटर इज द राइट आंसर। देखिए 200 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष और तल से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करा। फ्रेंड्स आप लोग अगर बनाइएगा तो इसका जो राइट आंसर आएगा, देखिए आप लोग बना लीजिए होंगे। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए 200 मीटर ऊंची एक इमारत, तो चलिए मैं मान लेता हूँ एक इमारत है। देखिए मान लीजिए कोई इमारत है। क्लियर है। ये इसका ऊंचाई कितना लिखा 200 मीटर, चलिए 200 मीटर इसका इमारत मान लिया। अब यहाँ से थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा मेरे क्वेश्चन को कि शीर्ष से, तो चलिए इसका शीर्ष से और तल से, देखिए इसका शीर्ष ये आप लोग का हो गया, शीर्ष से और तल का मीनार का उन्नयन को क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। सबसे पहले 30 डिग्री लिखा, तो इसका शीर्ष से यानी कि शीर्ष से इसका उन्नयन कोण आप लोग का 30 डिग्री लिख रहा। क्लियर है। अब इसका यहाँ से अगर आप लोग का लिख रहा है कितना लिखा 45 डिग्री लिख रहा है। आई होप आप लोग को यहाँ क्लियर होगा। अब अगर मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, यानी कि फ्रेंड्स आप लोग को ये जो मीनार था ना इसका वैल्यू को निकालना, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप लोग को बताना, देखिए ट्रिक से बताना चाहता हूँ। देखिए चलिए कोई नहीं देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, छोटा यहाँ पे देखिए टोटल आप लोग देखिए यहाँ पे अगर आप लोग बनाएंगे ना, सबसे पहले देखिए यहाँ से देखिए 60 के अकॉर्डिंग, देखिए ये 30 है, ये 30 है ना, तो एक काम करते हैं ये 45 है, तो 45 सामने दोनों इक्वल होता है, तो अल्टीमेटली फ्रेंड यहाँ पे देखिए 30 के यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 60 डिग्री आएगा ना, तो 60 के सामने जो वैल्यू होता है वह √3 होता है। क्या होता है ये √3 होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या करें, √3 - 1 का इकाई, तो यहाँ पे अगर देखें √3 - 1 का जो इकाई आप लोग बीच में लिख रहा है 200 लिख रहा है, 200 लिख रहा, तो हम लोग √3 का अगर केवल इकाई देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग के बीच 200 लिख देंगे इंटू यहाँ पे √3 है, फिर क्या करेंगे √3 - 1 कर देंगे। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आप लोग भी जो आंसर आएगा 100, क्या लिखिएगा 100 लिखिएगा, अगेन 100, फिर आप लोग √3 तो √3 + 1, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। इसको सॉल्व करना है। देखिए इसमें आप लोग को लिखा है यदि कल्पित माध्य ए प्रभाव 142.5, इसको सॉल्व करना है, सभी मानों का समांतर माध्य निकालना है। तो हमेशा याद रखिएगा समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है, सबसे पहले ए लिखते हैं, ए प्लस सिग्मा करते हैं FI × DI, FI × DI करेंगे, अगेन आई रिपीट, फिर कीजिएगा सिग्मा FI कीजिएगा। तो यहाँ पे ए का वैल्यू लिख रहा 142.5 लिख रहा, अब सिग्मा FID का वैल्यू 130.5 लिख रहा, सिग्मा FI का वैल्यू 90 लिख रहा। इसको सॉल्व कीजिए तो 143.95 आएगा, तो 143.95 यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए एक तैराक जिसकी स्थिति जल में चाल 9 किलोमीटर पर आवर है, 45 मिनट में धारा की दिशा 9 किलोमीटर हो जाता है, तो धारा की चाल ज्ञात करना। देखिए
कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे पहले आप लोग देखिए एक तैराक स्थिर जल में चाल क्या लिख रहा है, 9 किलोमीटर पर आवर लिख रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले धारा की चाल मान लेते हैं। तो धारा की चाल मान लेंगे, स्पीड SW मान लेते हैं। तो दूरी, तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है चाल गुना समय। तो चाल के लिए दोनों को सम करें, S मान लेंगे। अब इसके लिए SW मान लेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे समय लिख रहा है 45 मिनट, तो 45/60 कर देंगे। क्लियर है। यहाँ पे दूरी 9 लिख देंगे, 9 प्लस यहाँ पे देखेंगे तो इस टाइप से आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। SW इंटू, तो यहाँ पे 15 × 45, 15 × 60, यहाँ पे 3 को काट दिए तो 3 × 12, यहाँ 9, यानी टोटल आएगा तो 3 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बॉक्स में 6 सफ़ेद, 2 काली और 3 लाल गेंद है। एक या दृच्छा रूप से एक गेंद निकाली जाती है तो इस गेंद में सफ़ेद ना होने की प्रायिकता क्या हो गई। फ्रेंड्स आप लोग देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन में लिखा सफ़ेद ना होने की, देखिए सफ़ेद ना होने की। तो हम लोग क्या करेंगे, सफ़ेद वाला ये जो है ना इसको कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल कर दीजिए। तो आप लोगों के बीच क्या बच गया, काली। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ना, देखिए ये सफ़ेद को कैंसिल कर देंगे। क्लियर है। तो अल्टीमेटली आप लोगों के बीच 2 काली बच रहा, फिर 3 आप लोग का लाल है। टोटल यहाँ पे देखिएगा तो 6 2 8 8 3 11। तो यहाँ पे देखेंगे तो 5/11 आंसर आएगा। तो क्या आएगा, 5/11। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 5/11 जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दिया। तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सैलो को प्रोफॉन्ड लिख रहा है तो सिनोनिम्स को क्या लिखेगा। तो फ्रेंड्स इसको लिखेगा ना, तो देखिए सैलो, तो जिस टाइप से सैलो का अर्थ होता है विपरीत होता है आप लोगों का प्रोफॉन्ड होता है, जस्ट लाइक सिनोनिम्स का होता है एंटोनिम्स होता है, यानी उल्टा शब्द होता है। क्लियर है। चलिए 87 हो चुका, 88 में आते हैं। तो 88 में क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। MNL में, तो उपरोक्त वेन डायग्राम में एक कक्षा में 3 खेल MNL खेलते हैं तो छात्रों को दर्शाते, छात्रों में छात्रों की कुल संख्या को दर्शाना। कुछ नहीं करना, कुल देखिए सबसे पहले आप देखिए 11 लिख रहा है, देखिए 11 है, फिर देखिए 11 के बाद क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। क्लियर है। फिर देखिए हम अगला में जाते हैं क्या लिखेंगे, 41 लिख रहे हैं। क्लियर है। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप लोगों के सामने 9 लिख रहा है। क्लियर है। फिर यहाँ पे जाते हैं कितना लिख रहा है, 9, तो 9 6 लिख देंगे। फिर यहाँ पे आते हैं तो 18 लिख रहा है। अगेन लास्ट में क्या लिख रहा है, 7। इसको जोड़ दीजिएगा तो टोटल वैल्यू आ जाएगा 100। क्या आएगा, 100। तो राइट आंसर करेंगे तो 100, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सभी बंदर लंगूर है, सभी बंदर लंगूर है, सभी गोरिल्ला लंगूर है। तो देखिए हम क्या करते हैं, सभी बंदर को मान लेते हैं, मंकी मान लेते हैं, सभी बंदर को क्या मानेंगे, लंगूर। तो लंगूर हो गया। सभी गोरिल्ला, तो गोरिल्ला को भी क्या मानते हैं, लंगूर। अब बताइए कुछ बंदर गोरिल्ला है, कुछ बंदर, यानी कुछ बंदर गोरिल्ला है तो अल्टीमेटली देखते नहीं है ये। फिर लिखा कुछ लंगूर गोरिल्ला अल्टीमेटली है, तो केवल निष्कर्ष 2 सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। इसको देखेंगे, इसको सॉल्व करना है फ्रेंड्स। तो इसको सॉल्व कीजिए, 90 दिख रहा है। ठीक है। तो इसमें आप लोगों को देखना है, देखिए सबसे पहले टी, तो टी का होता है 20 होता है, फिर पी का होता है 16 और डी का होता है 4, तो 20 4 के, तो 16 4 20 हो गया। एफ का होता है 6 7 7 6 13, तो यहाँ पे 2 कीजिए तो 20 आ जाएगा। एफ का होता है 6 और ये 9 9 6 15 16, 16 में क्या ऐड कीजिएगा, 20 आएगा तो 4, यानी 4 आता तो डी में आता। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। यदि अशोक का क्रमांक अंतिम से 17वां हो तो सुरेश का क्रमांक प्रारंभ से कितना होगा। फ्रेंड्स आप लोग को बनाना होगा। देखिए सुरेश का बोला ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए कुछ नहीं करेंगे। देखिए 7वां, देखिए अंतिम से सुरेश का स्थान करेंगे तो यहाँ पे तो क्या लिख रहा है, अंतिम से 17वां था, तो देखिए 17वां कर दें और शुरू से 7वां था, ये था। तो आप लोग टोटल स्थान निकालने के लिए क्या करें, फर्स्ट इंटू लास्ट को जोड़ देते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका 24वां हो गया। क्लियर है। यानी कि अंतिम से सुरेश का स्थान 24वां हो गया। अब कुल विद्यार्थी की संख्या 39 था, तो 39 में से लोग क्या करें, 24 को माइनस कर देंगे, +1 कर देंगे। आई होप आप लोगों को 16वां आंसर आ गया होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी को क्लिक कर देंगे। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये वही टाइप के क्वेश्चन करना है। देखिए यहाँ पे मैं क्या बताया था, टी को देखिए पी आता 16 4 20 हो गया। यहाँ पे देखिए 10 7 17 हो गया। देखिए आप लोग को यहाँ पे 15 अच्छे क्या होता है, 15 3 15, ओ कितना था 15, आई आता 3 18, 18 में क्या था डी, तो आर। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। बस कुछ ही क्वेश्चन बचा है आई थिंक, देखते हैं। नवंबर 2024 के अनुसार संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म जानिए। इसको बोलते हैं SCO। SCO का अर्थ होता है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। इसमें याद रखिए नवंबर 2024 में कुल 10वां देश शामिल हो गया। देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहता SCO, इसका स्थापना जो हुआ था आई थिंक नहीं कन्फर्म, 15 जून को हुआ था, 15 जून 2001 को हुआ था, 15 जून 2001 को हुआ था। क्लियर है। अब इसमें सबसे पहले याद रखें, इसमें अस्थायी जो देश थे आप लोगों के सामने 5 देश थे। कौन कितने देश थे, 5 थे। फिर 6ठा देश भारत हुआ था, 7वां पाकिस्तान हुआ था। क्लियर है। इसके अकॉर्डिंग अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 10वां, अभी कुल 10 देश है और 10वां जो देश शामिल है। सबसे पहले याद रखें इसमें कुल 5 देश, सॉरी हाँ मैं गलत बोल रहा हूँ। सबसे पहले SCO का जब गठन हुआ था ना, इसमें कुल 5 देश शामिल थे। इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक था,
अब ट्रक शायद था, देखते हैं इसका ट्रिक में लिखता था ट्रक शायद, देखते हैं अगर याद हो गया तो सही है। ट्रक अगर आप लोग लिखे तो ट्रक। देखिए अब आप लोगों को सामने ट्रिक में बताता हूँ, अगर हो गया तो ठीक है। T4, T4 कोई देश का नाम था। T4 शायद नहीं कर पाया। T4 ताजिकिस्तान था। R4 में रूस होता था। U4 होता उज्बेकिस्तान होता था। क्या होता उज्बेकिस्तान होता था, क्लियर है। वही C4 होता था चाइना होता था। K4 होता किर्गिस्तान। अगेन आई रिपीट, इसमें ट्रक याद कर लिया। T4 क्या होता ताजिकिस्तान, R4 रूस हो गया। U4 होता उज्बेकिस्तान होता था। क्या होता था उज्बेकिस्तान, क्लियर है। C4 क्या होता था चीन होता था। K4 कनाडा। ये 5 देश थे जो कि अस्थायी सदस्य थे। इसके बाद 2017 में आप लोगों को 2 देश शामिल हो गया, उसका नाम था भारत और पाकिस्तान। ये BP कर दीजिए या फिर IP। तो इंडिया पाकिस्तान 17 में शामिल हुआ था, क्लियर है। और अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसमें, 2017 में तो भारत पाकिस्तान शामिल हुआ ही था, लेकिन अभी इसमें अगर देखा ना तो टोटल 10 देश शामिल हो गया। आई थिंक इसमें जो देश और शामिल हुआ, सबसे पहले याद है कि एक ईरान शामिल हुआ। कौन सा देश हुआ, ईरान शामिल हुआ। और ईरान के साथ साथ एक बेलारूस शामिल हुआ था, बेलारूस, ठीक है। अब एक 10वां देश शामिल हुआ था, उसका नाम था शायद नहीं, इसमें जो शामिल था 10वां देश बेलारूस है, याद रखिए 10वां बेलारूस है। और 9वां आप लोग का ईरान था, क्लियर है। 8वां मैं कन्फ्यूजन में हूँ, 8वां। देखिए अगेन आई रिपीट, आप लोग को बताऊँ, सबसे पहले आप लोग ट्रक याद कर लिए, TRUCK। तो T4 क्या हो गया, ताजिकिस्तान हो गया। R4 होता है रसिया हो गया, क्लियर है। U4 क्या होता है, U4 हो गया, लिखिए उज्बेकिस्तान हो गया, क्लियर है। अब वही बात करना चाहते हैं C4 होता है आप लोग का चीन होता है। K4 क्या होता है, तो K4 होता है किर्गिस्तान होता है, क्लियर है। अब देखिए एक पाकिस्तान कीजिएगा, एक होता है इंडिया कीजिएगा, एक कीजिएगा ईरान भी कर दिया, एक ईरान हो गया, एक होता है बेलारूस हो गया, ठीक है। अब एक और ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, एक होता किर्गिस्तान होता है, एक होता किर्गिस्तान भी होता है, ताजिकिस्तान, एक होता उज्बेकिस्तान भी होता है। रुके कंफ्यूज कर दिया हूँ, फिर से देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे 10 मैं याद करवा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग को याद करना पड़ेगा, कजाकिस्तान के हो गया, फिर चाइना 2 हो गया, किर्गिस्तान हो गया, फिर आप लोग को रूस लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ताजिकिस्तान होता है, फिर आप लोग का उज्बेकिस्तान होता है, फिर इंडिया होता है, फिर पाकिस्तान होता है, फिर ईरान होता है, लास्ट होता है बेलारूस, ये होता है। आई थिंक एक होता है कजाकिस्तान भी होता है, एक होता है किर्गिस्तान, ये मैं कन्फ्यूज कर रहा था, क्लियर है। चलिए, सितंबर 2024 में छठे क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्वाड, सबसे पहले क्वाड में कुल 4 देश शामिल होते हैं। जय माता याद कर लीजिए, यानी कि सबसे पहले इसमें जो भारत सबसे पहले शामिल है, इंडिया शामिल है। फिर इंडिया के साथ साथ आप लोगों को बताना चाहता है, इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, और अमेरिका शामिल है, जापान शामिल है, क्लियर। इस चीज़ को आप लोगों को पता होगा, ठीक है। क्वाड में आई थिंक फिर याद कर लीजिए, क्वाड में कुल 4 देश शामिल है। क्वाड नहीं होता कोऑर्डिनेटर के साथ, यानी ये आप लोगों को भारत शामिल है, ठीक है। भारत के साथ साथ जापान, ये 2 एशिया हो गया, फिर अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, क्लियर है। अब ये बोल रहा था 24 में क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 24 में जो हुआ था वह USA में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, USA में हुआ था, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोगों को पता होगा, तो याद रखिएगा। वही बात करना चाहते हैं 2025 में क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट मे भी पॉसिबिलिटी किसी ना किसी के पेपर में आएगा। 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन जो होगा अपना प्यारा देश भारत में होगा, याद रखिएगा। 2025 में जो होगा भारत में होगा, याद रखिएगा। यानी कि बस 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा किया जाएगा, क्लियर है। इसमें 4 सदस्य है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान है, क्लियर है। चलिए, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पश्चिम एशिया का क्वाड, पश्चिम एशिया का जो क्वाड होता है उसको I2U2 बोलते हैं। आई थिंक I से 2 देश होते हैं। I से कितने देश होते हैं, 2 देश होता है। दोनों का नाम आप लोग पढ़े होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल I4 होता है इंडिया, देखिए मैं लिख देता हूँ, I4 होता है इंडिया होता है। सेकेंड I4 होता है इजराइल होता है। अगेन U4 होता है 2 एक होता है USA होता है, एक UAE होता है, क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को पता होगा। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया था, तो फ्रेंड इसके लिए याद रखिएगा, भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष दिवस मनाया था वो 23 अगस्त को मनाया था, 23 अगस्त को, याद रखिएगा। इसके पहले तत्कालिक कारण ये था कि देखिए 23 अगस्त आप लोग पढ़े होंगे, 23 अगस्त 2023 को, 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान मिशन 3 को जो छोड़ा गया था वो फाइनली तभी 23 अगस्त को हुआ, अंतरिक्ष पर पहुंच गया था। इस वजह से इसको याद करने के लिए 23 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। बात करते हैं 22 जुलाई को, तो फ्रेंड्स याद रखिए 22 जुलाई बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। देखिए 22 जुलाई से बहुत ही बड़ा डेट है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 3-4 चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। देखिए 22 जुलाई, तो आप लोग को बताना चाहता हूँ 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड 22 जुलाई 1947 को भारतीय तिरंगा झंडे को अपनाया गया था, क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिए 22 जुलाई के बारे में। अब 22 जुलाई को ही याद रखिए फ्रेंड, 22 जुलाई को ही भारतीय तिरंगा दिवस भी मनाते हैं, क्लियर है। बात करते हैं 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी 1958 को DRDO का स्थापना हुआ था, और DRDO को वर्तमान अध्यक्ष कौन है, समीर V कामत है। अब 22 अक्टूबर, तो फ्रेंड देखिए 22
अक्टूबर को पहला चंद्रयान छोड़ा गया था 2008 में। चलिए बात करते हैं चंद्रयान का। तो पहला चंद्रयान जो छोड़ा गया था 22 अक्टूबर 2008 को छोड़ा गया था, याद कर लिए, पहला 2008 में छोड़ा गया था, क्लियर है। सेकेंड बात करना चाहते हैं तो 22 जुलाई को छोड़ा गया था, 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया था। अगेन थर्ड वाला जो छोड़ा गया था वह 14 जुलाई को छोड़ा गया था, 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया था, क्लियर है। अब नेक्स्ट कब छोड़ा जाएगा पता नहीं है, ठीक है, शायद 28 में छोड़ा जाएगा। ये सारी चीज़ों को याद कर लीजिएगा। देखिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने ये रहा, पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों का समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। तो फ्रेंड्स याद रखें आप लोग का समापन बोल रहा, तो समापन में आप लोग का था हरविंदर सिंह, हरविंदर सिंह के साथ साथ प्रीति पाल थे। क्या थे? हरविंदर सिंह के साथ साथ प्रीति पाल थे। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोग पढ़े होंगे। तो बताना चाहता हूँ पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों का समापन समारोह में हरविंदर सिंह और प्रीति पाल भारतीय ध्वजवाहक थे, क्लियर है। याद रखिए ये जो आप लोग का हुआ था 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में हुआ था, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को याद रखेगा। वही इसका जो स्वागत जो किया था उसमें था सुमित पटेल और भाग्यश्री थे, क्लियर। इस चीज़ को आप लोग पढ़े होंगे। चलिए और याद रखिएगा ये कहाँ पे हुआ था, तो फ्रेंड अल्टीमेटली पेरिस ओलंपिक पेरिस में हुआ था। अगला जो होगा आप लोग 2028 में होगा, ये आप लोग का कहाँ पे होगा, तो यूएसए के एंजल्स में होगा। चलिए नवंबर 2024 में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया था। मैं खुद अल्टीमेटली झारखंड से बिलोंग्स करता हूं और झारखंड के मुख्यमंत्री जो बने हेमंत सोरेन बन गए। कौन बने? हेमंत सोरेन। तो फ्रेंड झारखंड के मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन बने, के लिए इस चीज़ को याद रखेगा। चलिए और झारखंड के राज्यपाल कौन है, तो संतोष गंगवार है, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेगा। बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अर्जुन मुंडा भी झारखंड के कुल 3 बार मुख्यमंत्री बने। रघुवर दास एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि पूरे यानी 5 साल पूरा किए झारखंड का, क्लियर। इस चीज़ को भी याद रखेगा आप लोग। चलिए अच्छा हेमंत सोरेन का पार्टी का क्या नाम है, तो JMM यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा। इसके साथ साथ याद रखिएगा हेमंत सोरेन की पार्टी यानी कि झारखंड में इंडिया अलायंस का गठबंधन का सरकार चल रही है और झारखंड में मैया सम्मान योजना चल रहा है, जो कि फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आई थिंक 3 अगस्त से चल रहा, 3 अगस्त 2024 से चल रहा। इसमें सारे 21 साल से लेकर 50 साल की महिला जिसका अंत्योदय कार्ड है तो उनको 2500 रुपये की राशि दी जा रही है, क्लियर है। चलिए शुरू में इसका 1000 राशि थी। देखिए भारत ने नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए किस टीम को हराया था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा भारत ने नवंबर 2024 में महिला एशियाई टीम जीतने के लिए किस टीम को हराया था, तो चीन को हराया था। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कीजिएगा। किसको हराया था? चीन को हराया था, क्लियर है। चलिए और फ्रेंड्स याद रखिए भारत ने 20 नवंबर 2024 को बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में हॉकी में महिला एशियाई महिला चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे। कहाँ पे हुआ था? राजगीर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजगीर में हुआ था। ये भी क्वेश्चंस आ सकता है। तो ये बिहार के राजगीर में हुआ था, क्लियर है। और किसको हराया था? तो अल्टीमेटली मैं बताया था चीन को हराया था, क्लियर है। चलिए अब भारत ने 19 नवंबर 2024 को बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में आयोजित सेमीफाइनल में जापान को 2-0 से हराया था, क्लियर। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। क्वाड कंप्यूटिंग में सास का अर्थ क्या होता है, तो देखिए SAS, तो SAS का अर्थ होता है फ्रेंड क्लाउड। देखिए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोग क्लियर होगा। डीप लर्निंग किस तकनीक पर आधारित होती है, तो डीप लर्निंग जो होता है वह न्यूरल, देखिए न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए कैसा लगा आप लोग बताइएगा। 100 क्वेश्चन सीरीज फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा। मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन 100 को मैं डिस्कस किया हूँ। और भी आप लोग हमसे ज्ञान लेना चाहते हैं या फिर आप लोग रिवीजन करना चाहते हैं तो मेरे साथ देखिए आप लोग 1 घंटा जुड़ जाइए। इसमें आप लोग को मैथ्स भी हो रहा, रीजनिंग भी हो रहा, GS भी हो रहा, करंट अफेयर भी हो रहा और एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी मैं दे रहा हूँ। तो आप लोग जुड़ जाते हैं तो आप लोग को बहुत ही फायदा होगा और आप लोग प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत ही अल्टीमेटली बहुत ही फायदा होगा। चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच। होप फॉर द बेस्ट।